गुड आफ्टरनून बच्चों। मैं हूं वशिष्ठ द्विवेदी और आप देख रहे हैं एग्री लाइफ। आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं, एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स ऑफ इंडिया। तो एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स से क्या समझते हैं? एग्रो मीन्स मतलब जो हमारे एग्रीकल्चर के अकॉर्डिंग हो, ठीक? क्या हो अकॉर्डिंग? क्लाइमेट। और जोन्स का मीन्स होता है एक तरह का भाग, पार्ट्स। और कंट्री तो आप जानते हैं ऑफ इंडिया, तो इसमें सभी जानते हैं कि इनकी जो इंडिया में नंबर है वो 15 है। लेकिन 15 कौन कौन से हैं वो हमें देखना है, और वो भी यदि याद हो जाते हैं, 15 नेम आप याद कर लेते हैं तो ये सफिशियंट नहीं है आगे के लिए। मतलब आपका ओनली नाम आप क्लियर लर्न कर रहे हो, तो कहीं पर आप इसको जरूरत पड़ती है आपकी, तो आप वहां नहीं लिख पाएंगे। समझ रहे हो ना? तो उसके लिए हमें एक बेसिक कंसेप्ट क्लियर करना होगा, वही हम आज यहाँ करने जा रहे हैं। जैसे नंबर तो मैंने बता ही दिया, पहले नंबर बता दिया है। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स हैं उसका मतलब किसको दिमाग में आया कि हम इंडिया को एक पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो जो प्लानिंग कमीशन होता है, प्लानिंग कमीशन, पहले क्या होता था? प्लानिंग कमीशन ने 1988 2014 के पहले क्या चलते थे? 5 ईयर प्लान चलते थे, 5 ईयर प्लान्स। अब क्या आ गया है इसके इसके बदले में? नीति आयोग। नीति आयोग। तो यहां देखते हैं कि 1988 में प्लानिंग कमीशन ने क्या किया? एक ACRP इसको एस्टेब्लिश किया। ACRP क्या होता है? एग्रो क्लाइमेट रीजनल प्लानिंग, ठीक। यदि आपको लगता है मैं थोड़ा स्पीड से पढ़ा रहा हूं, तो आप लोग एक काम करिएगा, कमेंट में लिखिएगा, तो मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर से आपको थोड़ा स्लो स्पीड से पढ़ाऊंगा। तो यहाँ देखते हैं ACRP इस्टेब्लिश हुआ कब? 1988 में इन्होंने। और हाँ, मैं बता रहा था 5 ईयर प्लान के बारे में। तो जो 1988 के समय कौन सी 5 ईयर प्लान चली थी? 7 5 ईयर प्लान, FYP इसको कहते हैं, इन शॉर्ट FYP। उसमें क्लियर हुआ। और FAO फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जो UN के अंडर काम करता है, इन्होंने डेफिनेशन दिया। एक जो कहा कि एक जो क्लाइमेटिक जोन में डिवाइड कर रहे हैं उसको हम एक मेजर क्लाइमेट, उन्होंने एक वर्ड दिया मेजर क्लाइमेट। तो मेजर क्लाइमेट मैंने बता ही दिया। मेजर क्लाइमेट एक होता है मेजर क्लाइमेट, एक होता है माइक्रो क्लाइमेट। माइक्रो क्लाइमेट हम कह सकते हैं कि एक तरह का वेदर, और जो मेजर क्लाइमेट है वो एक लॉन्ग टर्म कंडीशन है किसकी? वेदर की। अब हम इसको पार्ट में डिवाइड करते हैं। पार्ट के पहले जो इन्होंने दिया था, जो नंबर दिए थे, नंबर के बारे में थोड़ा हम क्लियर कर लेते हैं यहाँ पे। जो 1988 में सबसे पहले कुछ डेफिनेशन रही होगी। डेफिनेशन किसके बेस पर थी? मेजर क्लाइमेट। मेजर क्लाइमेट इसमें इन्होंने नंबर दिए थे उस समय 11 किस बेस पर दिए थे इन्होंने? वाटर सरप्लस एंड वाटर डेफिसिट। लेकिन बाद में इसको 15 किया गया एक, लेकिन एक फैक्टर ऐड कर दिया गया इसमें, एडिशनल फैक्टर एक ऐड कर दिया गया, क्रॉपिंग
सिस्टम। तो यदि पूछा जाता है कि जो एग्रोक्लाइमेटिक जोन है वो किस बेस पर हम इसको बाइफरकेट करते हैं या फिर बांटते हैं, डिवाइड करते हैं, तो सबसे क्या होना चाहिए, वाटर सरप्लस, वाटर डेफिशिएंट एंड क्रॉपिंग सिस्टम। ये क्वेश्चन आपका ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन आता है कि जो सबसे पहले जब स्टार्ट हुआ था, एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, ACRB स्टेब्लिश हुई थी, उस समय उसने कितने एग्रोक्लाइमेटिक जोन दिए थे? 11। बाद में कितने हो गए? 15 क्यों हुए? क्योंकि उसमें एक फैक्टर ऐड कर दिया गया, क्रॉपिंग सिस्टम। एक FYP भी पूछ लिया जाता है कि जो एग्रोक्लाइमेटिक जोन को जब ये कंसेप्ट आया तब कौन सी 5 ईयर प्लान चल रही थी? तो 7th 5 ईयर प्लान चल रही थी। तो यहाँ तक हमें इतना देखना है। अब हम देखते हैं कि जो एग्रोक्लाइमेटिक जोन में फैक्टर काम करते हैं वो कौन से फैक्टर काम करते हैं। मेन फैक्टर देखेंगे हम, बाकी तो क्लास वगैरह में होते रहते हैं, छोटे बहुत डिस्कस कर लिए जाते हैं। तो जो यहाँ होता है सबसे मेन होता है रेनफॉल। रेनफॉल के अलावा और भी होता है एक सॉइल, टेम्परेचर भी होता है, इसके अलावा और भी होते हैं क्रॉपिंग सिस्टम, फार्मिंग सिस्टम, ये बहुत सारे होते हैं, टोपोग्राफी वगैरह। टोपोग्राफी हम लोग सॉइल में ऐड कर देंगे। तो सबसे मेन फैक्टर होता है हमारा सॉइल। तो सॉइल होता है, सॉइल के लिए हम लोग देखते हैं कि जो सॉइल है आखिर ऐसा क्या है कि इसको एक छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। जो हमारा कंट्री है उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। देखिए नक्शा जो मैप है ठीक नहीं है, आगे देख लेंगे। उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। तो वो क्या है, मेन रीजन है सॉइल, वहाँ की सॉइल की कंडीशन क्या है, टोपोग्राफी क्या है, वहाँ का टेम्परेचर क्या है। तो उसको हम आगे देखते हैं। सबसे पहले हम इसको बेसिक से चलते हैं। बेस का मतलब मैंने समझाया है कि जब कोई हम घर का निर्माण कर रहे हैं तो फाउंडेशन स्टोन हमें देखना पड़ता है कि हमारा कितना अच्छा है। तो हम आगे देखते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम, जो अर्थ होता है हमारा। अर्थ में क्या है, जैसे हमारा इंडिया कहाँ है, इंडिया ए वाला है, ठीक। इंडिया कहाँ आता है, एशिया में। एशिया के अलावा जो हमारे महाद्वीप हैं, कॉन्टिनेंट हैं, यूरोप है, एशिया है, अफ्रीका है, साउथ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका है और ऑस्ट्रेलिया है। तो जो हमारा इंडिया है वो एशिया में आता है। लेकिन इससे पहले जैसे हम एक स्ट्रक्चर देखें, किसी चीज की थिकनेस देखी जाती है, जैसे हम सॉइल की थिकनेस देखते हैं, तो सॉइल आखिरकार कहाँ है, सॉइल के नीचे है क्या? सॉइल के नीचे छोटी छोटी प्लेट्स हैं। क्या है, जैसे क्या लिखा है, अफ्रीकन प्लेट्स लिखा है, इंडियन प्लेट्स लिखा है। कोई एक पूरा जो अर्थ है पूरा एक हिस्सा नहीं है, छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ है। जैसे अर्थ का एक मैं यहाँ पर एग्जाम्पल दे देता हूँ। जो अर्थ है, यहाँ अर्थ का एक सेक्शन बना दिया मैंने, यहाँ एक छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ है। तभी देखते हैं कि जो भूकंप वगैरह आते हैं एक पर्टिकुलर प्लेस पर क्यों आते हैं, क्योंकि वही प्लेट में कुछ हलचल होती है। यदि सारी प्लेट एक ही होती तो जब भूकंप आता कहीं पर तो पूरी प्लेट पर इफेक्ट पड़ता, लेकिन एक पर्टिकुलर एरिया में ही हम भूकंप को देख सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि सॉइल के नीचे कुछ प्लेट्स हैं। जैसे हमारी इंडियन प्लेट्स यहाँ दिखाई दे रही है। इंडियन प्लेट्स के साइड में लेफ्ट साइड है अरेबियन प्लेट्स, अफ्रीकन प्लेट्स, ऑस्ट्रेलियन प्लेट्स, साउथ अमेरिकन प्लेट्स, ये डिफरेंट प्लेट्स हैं। अब यहाँ पर हम एक कंसेप्ट क्लियर करते हैं। जो अर्थ का पोल्स होते हैं, दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ और साउथ पोल। एक नॉर्थ पोल हो गया है, एक साउथ पोल हो गया है। अर्थ के में 3 रेखाएं गुजरती हैं अर्थ से होके। कौन कौन सी रेखाएं होती हैं वो? एक होती है इक्वेटर, ट्रॉपिक्स ऑफ इक्वेटर, जिसको हम क्या कहते हैं, विषुवत रेखा, विषुवत रेखा। फिर इसके बाद होता है एक ये वाली लाइन दिख रही होगी आपको, ये क्या है, कैंसर। कैंसर का मतलब क्या होता है, कर्क रेखा, ट्रॉपिक्स ऑफ कैंसर। फिर ये वाली एक लाइन भी देख रहे हैं आप,
देखिए यहाँ मैं कोई लेक्चर बनाने के लिए फालतू का नहीं बता रहा हूँ आपको, ये आगे चल के यही हम काम आने वाले हैं। यहाँ हम टेम्परेचर को देखेंगे, हम सॉइल को देखेंगे कि जो तीन रेखाएं हैं, जो विषुवत, कर्क और मकर रेखा, मकर रेखा को भी हम लिख लेते हैं, इसको हम कहते हैं कैप्रिकॉर्न, या फिर हम कहेंगे मकर रेखा। ठीक, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं और एक मैं यहीं पर बता दूं आपको, एक फेडरल हुए हैं, फेडरल। इन्होंने क्या कहा था, जब जो नॉर्थ और साउथ पोल होता है, पृथ्वी को दो भागों में डिवाइड करता है विषुवत रेखा, बिल्कुल पृथ्वी के बीच से, मध्य से, मिड से जाती है इक्वेटर। मैंने इक्वेटर क्लास में भी डिस्कस किया है कि इक्वेटर क्या होता है। जैसे हम कोई हट बनाते हैं तो जो टॉप होता है वो इक्वेटर कहलाता है, और पोल बाकी क्या होते हैं, जो साइड में होते हैं, लेफ्ट और राइट साइड होते हैं। तो जो इक्वेटर होता है वो पृथ्वी को दो भागों में डिवाइड करता है। इक्वेटर के अलावा जैसे हमारा जो टेम्परेचर होता है, जैसे कैप्रिकॉर्न का मतलब मकर रेखा है, ये आपकी क्या है, कर्क रेखा है। तो हमारे जो इंडिया देख रहे हैं, यहाँ पे ए वाला इंडिया देख रहे हैं, तो इंडिया से पूछा जाता है, इंडिया से गुजरने वाली कोई एक रेखा का नाम बताएं, तो वो क्या होती है, कर्क रेखा। बिल्कुल एमपी से, एमपी राजस्थान वगैरह से गुजरती है। लेकिन जो विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा पर जो भी कंट्री पड़ते हैं बहुत ही हाई टेम्परेचर होता है, और उसके आसपास वाले कंट्रियों में बहुत गर्मी पड़ती है। जैसे अफ्रीका देखते हैं, नॉर्थ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, ये क्या होता है, वहाँ के लोग पूरा ब्लैक पाए जाते हैं, काले काले लोग होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि उसके मध्य से, देखिए यहाँ पर ये भी क्वेश्चन आता है कि कोई एक ऐसा कॉन्टिनेंट बताइए जिससे तीनों रेखाएं गुजरती हैं। तो जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, वहां से देखिए कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक्स ऑफ इक्वेटर एंड ट्रॉपिक्स ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये तीनों रेखाएं जा रही हैं। तो जाहिर सी बात है, वहां पर जो लोग होंगे, वहां पर जो जहां टेम्परेचर हाई रहता है, वहां ज्यादा एक स्किन कलर का इफेक्ट पड़ता है। अब जैसे स्किन कलर का नाम आ ही गया है, तो जो ब्रिटिश लोग हैं, ब्रिटिशियन हैं, जैसे ब्रिटिशियन क्या होते हैं, जैसे ब्रिटेन है, तो यहाँ पर क्या होता है, ठंड पड़ती है, ज्यादा टेम्परेचर लो रहता है, यहाँ पर बर्फ जमी रहती है इधर इस साइड और ये अंटार्कटिका में। तो यहाँ पर ब्रिटिश लोग, यूरोप वाले थोड़े क्या होते हैं, मतलब उनका कलर खुला हुआ होता है। अब अमेरिका में भी देखते हैं, अमेरिका जो साउथ अमेरिका है, वहाँ के लोग जो होते हैं वो काले होते हैं, और जो नॉर्थ अमेरिका है वो क्या होता है, वहाँ के लोग व्हाइट होते हैं। व्हाइट का मतलब एक खुला हुआ कलर होता है। थोड़ा हम आपको बता देते हैं, जैसे अभी बराक ओबामा को जानते होंगे। बराक ओबामा प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका थे, तो वो क्या थे, एक साउथ अमेरिका से थे। लेकिन जो भी अभी वर्तमान में जो भी प्रेसिडेंट हैं, वो कैसे हैं, उनका कलर कैसा है, वो बराक ओबामा से जस्ट अपोजिट है। तो खैर हमारा ये विषय नहीं है, हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ देख लिया है कि जो इस पर होते हैं वो थोड़े जले हुए होते हैं। जले मतलब जब ह्यूमंस बॉडी पर इफेक्ट पड़ रहा है तो सॉइल पर भी पड़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा सॉइल का। तो जो प्लेट्स हमने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग यहाँ पर, जो पहले का बताते हैं हम लोग, जो मतलब इस तरह का नहीं था, जो सिचुएशन दिख रही है इस तरह की आपको। पहले क्या था, एक गैदरिंग प्लेट्स थी, जो दो भागों में केवल दो नाम लिया जाता था। एक लॉरेशिया, इसको हम लोग क्या कहते हैं, अंगारा लैंड भी बोलते हैं, और जो एक जो होती है साउथ वाली, ये गोंडवाना लैंड भी बोलते हैं। अब यहाँ दिख रहा है तेथिस सागर, तेथिस सागर दिख रहा है। हमारा इंडिया कहाँ है, यहीं पर है हमारा इंडिया, ठीक है ना। देखिए इंडिया जो यहाँ दिख रहा है, ऑस्ट्रेलिया यहाँ दिख रहा है, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका। तो यहाँ डिफरेंट देखेंगे, यहाँ कहाँ था, अफ्रीका यहाँ था, इंडिया यहाँ है, ऑस्ट्रेलिया यहाँ है। मतलब कुछ इसमें स्कैटरिंग हो रहा है, फैलाव हो रहा है।
तो ये कुछ हजारों वर्षों की बात नहीं है, करोड़ों। देखिए जियोग्राफी हम देख रहे हैं, जब जियोग्राफी में यहाँ देखिए 10 मिलियंस ईयर एगो। अब जो इंडिया यहाँ है वो यहाँ से यहाँ कैसे पहुंचा, तो देखिए धीरे धीरे करके श्रीलंका 71 मिलियन ईयर एगो, 55 मिलियन ईयर एगो, 38, 10, अब यहाँ पर आ गया है यूरेशियन प्लेट। यूरेशियन प्लेट हम देख चुके हैं, जो यूरेशियन प्लेट होती है ये वाली। यूरेशियन प्लेट का मतलब क्या होता है, एशियन प्लेट और यूरोपियन प्लेट, मतलब वहां पे कंबाइंड हम इसको यूरेशियन प्लेट बोल देते हैं। आगे चलते हैं हम, ये वाला कंसेप्ट आपने देख ही लिया है, लेकिन इसको आप याद रखना। जो फेडरल ने दिया था कि मैं बता रहा था, जो नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल पर जो हवाएं चलती हैं वो इस तरफ से मतलब वेस्ट, ये है ईस्ट। तो कैसे चलेंगी, वेस्ट से ईस्ट जाएंगी हवाएं, यहां से ए वाला कवर। और जो साउथ पोल है वहां पर कैसे चलती हैं हवाएं, ईस्ट से वेस्ट। अब देखिएगा ये कंसेप्ट आगे काम आने वाला है। ये किसने दिया था, फेडरल ने दिया था। वेस्ट से ईस्ट हवाएं चलती हैं और साउथ पोल में ईस्ट से वेस्ट हवाएं चलती हैं। क्योंकि हवाएं मैंने इसलिए बताया है कि जो मानसून होता है वो किसके द्वारा आता है, प्रेशर और एयर प्रेशर के द्वारा आता है। एयर प्रेशर कब बढ़ेगा कब घटेगा वो डिपेंड करता है हवाओं पर, किस तरह की हवाएं चल रही हैं। हम आगे देखते हैं, ये हम लोगों ने क्लियर कर लिया है। अब यहाँ आते हैं, देखिए जब ये बिखरा हुआ है, पहले यहाँ था हमारा इंडिया, ये अफ्रीका है, ठीक है ना, ये अफ्रीका है। इंडिया धीरे धीरे कहाँ पहुंच गया है, इधर पहुंच गया है। ये हमारा क्या है, इंडिया है। ये वाला देखा था, यहाँ पे धीरे धीरे पहुंचाना, ये कंटिन्यू बढ़ता गया यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक। तो ये सिचुएशन देख रहे हैं ना आप। और ऑस्ट्रेलिया यहाँ पहुंच गया है। हम थोड़ी बात कर लेते हैं इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। जो सबसे पहले होता है वो क्रस्ट होता है, क्रस्ट के बाद मेंटल होता है, मेंटल एंड कोर होता है। तो हमें यहाँ देखना है जो क्रस्ट होता है, क्रस्ट पर क्या होता है, सॉइल होती है, मेनली सॉइल ही होती है। उसी में हमारा क्या होता है, हाइड्रोस्फीयर होता है। यहाँ जो सी देख रहे हैं वो हाइड्रोस्फीयर है। क्या है, हाइड्रोस्फीयर। ये मैंने एनवायरमेंटल साइंस में पढ़ाया है, लेकिन यहाँ पर हम इसको डिस्कस नहीं करना है। हमारा जो मेन टॉपिक है एग्रोक्लाइमेटिक जोन, उस पर पहुंचना है धीरे धीरे। तो जो लिथोस्फीयर है, लिथोस्फीयर मतलब सॉइल है इसमें। इसी में फिर क्या हो जाता है स्टार्ट, ये टोटल रॉक्स है। क्या है, रॉक्स है। यहाँ से फिर जो पूछा जाता है कि जो लिथोस्फीयर एंड, या फिर कह सकते हैं क्रस्ट और मेंटल को के बीच का भाग क्या होता है, एस्थेनोस्फीयर। या फिर यहाँ पर देख रहे हैं मैग्मा, जो ए वाला पोर्शन है, यहाँ यहीं से जो ज्वालामुखी होते हैं, वॉल्केनोज होते हैं, वो उनकी शुरुआत कहाँ से होती है, यहीं से होती है। कहाँ से, एस्थेनोस्फीयर से। जब वो मैग्मा होता है, मैग्मा उस कंडीशन को कहते हैं जब वो गर्म होता है, गैसों के द्वारा गर्म हो जाता है, ऊपर निकलने लगता है। और लावा उसको कहते हैं जब वो अर्थ सरफेस पर आ जाता है, ठंडा हो जाता है, उसको हम फिर लावा बोलने लगते हैं। तो यहाँ से आपने स्ट्रक्चर देख लिया। इसका स्ट्रक्चर हम बाद में अपनाएंगे। गटन्सबर्ग, पेती या मोहो कॉनरल, ये क्या है वो हमारे टॉपिक से रिलेटेड नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं हम, जैसे यहाँ पर देखा है, हम एक एग्जाम्पल और दिखाते हैं आपको। जो यहाँ पर विभ्रंश चल रहा है कि पहले इंडिया यहाँ था, ये अफ्रीका का है। देखिए अफ्रीका का मैं बता रहा हूँ, अफ्रीका से ही क्या हुआ है, हमारा इंडिया आया है। इंडिया का मतलब साउथ इंडिया, पूरा इंडिया नहीं, साउथ इंडिया आया है, केवल यहां से आया है। तो जो यहाँ देख रहे हैं साथ में मेडागास्कर भी देख रहे हैं, ये भी यहीं से टूटा हुआ है। देखिए इसका स्ट्रक्चर और यहाँ का स्ट्रक्चर, मतलब ये यहीं से टूटा हुआ है। और साथ में यहाँ पर देखिए एक यहाँ से कंटिन्यू यहाँ से होता हुआ एक दरार पड़ रही है। जो दरार आपको सामने दिख रही है,
उसको हम क्या कहते हैं, ग्रेट रिफ्ट वैली। क्या कहते हैं, ग्रेट रिफ्ट वैली ऑफ अफ्रीका। कुछ समय बाद ये वाला पोर्शन भी क्या क्या हो जाएगा, ये क्या है, विक्टोरिया झील है। विक्टोरिया झील का मतलब यहाँ जो नील नदी आती है वो किस में आती है, यहाँ विक्टोरिया झील में आती है। तो यहाँ से ये वाला पार्ट भी धीरे धीरे अलग हो जाएगा, जैसे हमारा इंडिया हुआ है। मेडागास्कर भी एक अलग हो जाएगा। तो आगे देखते हैं हम, एक ग्रेट रिफ्ट वैली तो देख ही रहे हैं यहाँ कितना डेंजरस दिख रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, अब हम आते हैं इंडिया का। अब जैसे मैंने बताया था यहाँ पर कि जो हवाएं चल रही हैं फेडरल के अनुसार, फेडरल के अकॉर्डिंग, जो नॉर्थ पोल में हवाएं चलती हैं वो कैसे चलती हैं, वेस्ट टू ईस्ट, याद रखना इसको। और साउथ पोल पर कैसी हवाएं चलती हैं, ईस्ट टू वेस्ट। अब यहाँ पर हम देखते हैं जो ये वाला पोर्शन है हमारा कहाँ से आया है, इंडिया का ये वाला पोर्शन कहाँ से आया है हमारा, अफ्रीका से उठकर आया है। अफ्रीका से उठकर मतलब ये साथ में एक चीज और बताई थी मैंने, कहाँ से, अफ्रीका कहाँ है, अफ्रीका ये है। तो ये विषुवत रेखा और कैप्रिकॉर्न इनके बीच था, मतलब एक बहुत ही यहाँ टेम्परेचर हाई रहता होगा इसका। तो देखते हैं कि विंटर सीजन आता है तो साउथ में बहुत ही कम ठंड पड़ती है। क्यों पड़ती है, क्योंकि ये विषुवत रेखा के पास में है। जैसे जैसे हम दूर चले जाएंगे यहाँ पर ठंड बढ़ती जाएगी। ठंड बढ़ने का मतलब जैसे आप गए होंगे कश्मीर में चले जाइए, लद्दाख चले जाइए, सियाचिन वगैरह, तो यहाँ क्यों ठंड पड़ रही है, ठंड इसलिए पड़ रही है कि हम जो यहाँ से जस्ट भारत के नीचे से श्रीलंका के बाद मालदीव वगैरह से हमारे से विषुवत रेखा निकली है, तो उससे दूरी बढ़ती जा रही है, डिस्टेंस होती जा रही है उसकी, तो वहां पर टेम्परेचर कम होता जाएगा। अब हम लोग कहाँ हैं, नॉर्थ इंडिया में। नॉर्थ इंडिया लगभग इस जगह पे है, वेस्ट यूपी इस जगह पे है। तो आप ही बताइए यहाँ ज्यादा ठंड पड़ेगी या ठंड का तो खैर इस तरफ बढ़ेगी, यहाँ ज्यादा ठंड पड़ेगी या फिर यहाँ ज्यादा ठंड पड़ेगी, क्योंकि ये जो विषुवत रेखा के पास में है, कम दूरी है, तो यहाँ पर बहुत ही कम ठंड पड़ेगी कंपेयर टू हमारी जो मेन प्लेस मुरादाबाद में है यहाँ के कंपेयर में। वैसे ही अब यहाँ देख लीजिए जो वेस्टर्न घाट है और ईस्टर्न घाट है। एक चीज और मैं बताना भूल गया आपको, जब यहाँ पर जो हवाएं चल रही थी, जब साउथ इंडिया कहाँ था, यहाँ था, तो इसको ये वाला पोल्स तो बराबर रहेगा, ये नॉर्थ पोल रहेगा, ये साउथ पोल रहेगा। तो साउथ पोल में किस तरह की हवाएं चल रही थी, ऐसी हवाएं चल रही थी, इसमें ऐसी हवाएं चल रही थी। तो टोटल इसका जो एटमॉस्फेयर है, एनवायरनमेंट है, वो चेंज हो गया है, क्योंकि अब जो इंडिया है, साउथ इंडिया है, वो उठकर कहाँ आ गया है, हमारा नॉर्थ पोल पर आ गया है। तो इस तरफ जो हवाएं चल रही थी, हवाएं इस तरफ से लगेंगी, हवाएं इस तरफ का मतलब हवाएं इस तरफ से लगेंगी, तो यहाँ पर ज्यादा वर्षा होना चाहिए, मतलब यहाँ पर जो ईस्टर्न घाट है तो वहां पर कुछ वनस्पति ज्यादा होगी। लेकिन यहाँ पर जो मानसून आता है, साउथ वेस्ट मानसून आता है, थोड़ा मानसून के बारे में भी बताते हैं। मानसून होता है, वैसे मानसून होते हैं 4 तरह के। विंटर में भी रेनफॉल होती है, विंटर के बाद प्री मानसून बोलते हैं हम इसको, फिर साउथ वेस्ट मानसून और नॉर्थ ईस्ट मानसून। जो विंटर होता है वो किस माह में होता है, जनवरी टू फरवरी। मैंने 1-2 करके लिख दिया है ताकि आपको याद रहे, और ऐसा सीक्वेंस लिख रहे हैं बिल्कुल आपको याद हो जाएगा, ठीक है ना। फिर जो होता है प्री मानसून होता है, वो कहाँ से होता है, 3, 4, 5 का मतलब मार्च, अप्रैल, मई।
फिर जो साउथ वेस्ट मानसून होता है वो होता है 6, 7, 8, 9, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। और जो नॉर्थ ईस्ट मानसून होता है वो क्या होता है 10, 11, 12। तो यहाँ देखते हैं जो विंटर प्री मानसून, ये तो हमें खैर ज़्यादा याद नहीं रखना है। एक चीज़ बताते हैं, जो हमारी इंडिया की जियोग्राफिकल बॉर्डर है उसमें हमें कितनी बारिश होती है 400 मिलियन हेक्टेयर मीटर। अब 400 मिलियन हेक्टेयर मीटर मतलब आप 100% मान लीजिए, तो 400 मिलियन हेक्टेयर मीटर में हम मात्रा देखते हैं, इसमें होती है इसकी ओनली 12 मिलियन हेक्टेयर मीटर। इसमें होती है 52 मिलियन हेक्टेयर मीटर, इसमें होती है 296 मिलियन हेक्टेयर मीटर, और इसमें होती है 40 मिलियन हेक्टेयर मीटर। तो हम इसको जो साउथ वेस्ट मानसून होता है वो क्या कह सकते हैं हम इसको ग्रांड पीरियड कह सकते हैं, उसको ग्रांड पीरियड ऑफ द मानसून। ठीक, इसको समझ जाना, क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा बारिश हो रही है। लेकिन साथ में हम देखते हैं कि जो साउथ वेस्ट मानसून है, साउथ वेस्ट मानसून कब कहाँ से उठता है, कहाँ को जाता है, देखते हैं हम थोड़ा। साउथ वेस्ट मानसून हमेशा अरेबियन सी से उठेगा। साउथ वेस्ट, इसका नाम ही है साउथ वेस्ट का मतलब वेस्ट ए हो गया है, साउथ ए हो गया, मतलब अरेबियन सी से ये उठेगा। और जो नॉर्थ ईस्ट मानसून है वो कहाँ से उठता है बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी से, नॉर्थ ईस्ट मानसून। तो हम इनको देखेंगे, नॉर्थ अरेबियन सी हो गया है, और एक क्या हो गया है बे ऑफ बंगाल। अब हम आगे चलते हैं। तो जो मानसून उठ रहा है यहाँ पर एक बात करते हैं थोड़े समय की, जब यहाँ से जो यहाँ पर आया था साउथ इंडिया, तो कुछ जैसे हम कोई पार्ट मिलाते हैं तो क्या उसमें जो प्लेट्स हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, तो क्या वो बड़े आराम से आती हैं? यदि आराम से आती होती तो फिर भूकंप भी नहीं आते, क्योंकि टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराने से ही क्या आता है भूकंप आता है। तो यहाँ पर जब जो अफ्रीकन प्लेट से टूटकर यहाँ पर एक गोंडवाना लैंड, कहाँ से तैथिस सागर, यहाँ पर क्या था तैथिस सागर था, ये क्या है तैथिस सागर। जब ये लॉरेशिया, यहाँ पर लॉरेशिया फिर या फिर अंगारा लैंड टकराई होगी, यहाँ पर टकराई होगी, तो क्या हुआ होगा यहाँ पर कुछ टकराव हुआ होगा। टकराव होने के बाद कुछ भूकंप आया होगा बहुत ज्यादा, तो उसी भूकंप से ही हिमालय बना है, हिमालय बना है। और इस तरफ क्या हुआ है एक पठार बन गया है। हम एक चीज और बताते हैं, प्रायद्वीपीय पठार कहलाता है। प्रायद्वीप का मतलब होता है जो तीन तरफ से क्या हुआ पानी से घिरा हुआ हो, और द्वीप क्या हो द्वीप महाद्वीप होता है, जो जैसे क्या है अंडमान एंड निकोबार द्वीप है, ये क्या है चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है लेकिन छोटा है। महाद्वीप हो जाएगा बड़ा महाद्वीप हो, जैसे हमारा एशिया महाद्वीप हो गया है। तो यहाँ पर देखते हैं हम, जो यहाँ पर वेस्टर्न घाट है, यहाँ पर क्या है यहीं पर टकराया था ये। तो यहाँ पर क्या हो गया है एक बहुत ही मजबूत पठार का निर्माण हो गया है। जब पठार टकराया होगा तो भूकंप आए होंगे, ज्वालामुखी फटे होंगे, ज्वालामुखी फटे हैं तो जो लावा है, मैग्मा है, बाहर आके ठंडा हो गया होगा, लावा यहाँ पर जम गया है। तो यहाँ पर क्या हो गया है पठार बन गया है। पठार का मतलब काली मिट्टी हो गई है। लावा किस कलर का होता है, ठंडा हो जाता है तो ब्लैक कलर का होता है। तो यहाँ पर ज्यादातर क्या है, आप जियोग्राफिकल मैप में देख रहे हैं, यहाँ पर पर्वत माउंटेनियस एरिया है, प्लेटू एरिया है। एरिया हमारे चार तरह के होते हैं। एक हिली एरियाज होता है, एक प्लेन्स होता है, एक पठारी एरिया होता है, पठारी का मतलब होता है प्लेचू, और एक होता है द्वीप या तटीय क्षेत्र। ये तटीय क्षेत्र है, ये द्वीप है। तो चार तरह के एरिया होते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये अरावली है, अरावली पर्वत है, हमारे काम आने वाला है। मानसून जब हम पढ़ेंगे तो मेन इसकी भूमिका रहती है अरावली की, कि वो थार डेजर्ट को
यहाँ पर उसका नाम लेता है कि ये बहुत ही ग्रांड डेजर्ट है। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ से जब साउथ वेस्ट मानसून उठ रहा है तो जो यहाँ पर वेस्टर्न घाट है, यहाँ पर नीलगिरी वगैरह की ये पहाड़ियाँ हैं, यहाँ पर देख रहे हैं नीलगिरी वगैरह की पहाड़ियाँ हैं। नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ पर होती हैं? जहाँ पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट ये आके मिलता है, वहाँ पर नीलगिरी की पहाड़ियाँ होती हैं। अब यहाँ पर कहेंगे कि जो सर प्लेन्स का मतलब मैदान और प्लेचू, प्लेन्स और प्लेचू को अलग करने वाला स्थान कहाँ से है? तो ये स्थान हमारा कहाँ से? एक नर्मदा नदी निकलती है। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? आप देख रहे हैं सतपुड़ा की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ से निकलती है और कहाँ जाती है? अरेबियन सी में जाती है। बाकी सभी नदियाँ कैसे जाती हैं? वेस्ट टू ईस्ट जाती है। देख रहे हैं कृष्णा, कावेरी वगैरह ये नदियाँ कैसी जा रही हैं? बे ऑफ बंगाल में जा रही हैं। थोड़ा कलर चेंज करना इसका, बे ऑफ बंगाल में जा रही है। क्यों जा रही है? क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा ऊंचा पठार है और यहाँ पर एक स्लोबी एरिया है। लेकिन यहाँ पर जब पठार खत्म होता है तो यहाँ पर जो उल्टी नदी बहती है नर्मदा, कहाँ से? ईस्ट टू वेस्ट, वहीं से प्लेचू खत्म हो जाता है, वहाँ से प्लेन्स स्टार्ट हो जाता है। अब हम देखते हैं कि जो सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है? जैसे एक नाम सुना होगा मासिन राम, कहाँ पर होती है? मासिन राम में। मासिन राम में बारिश क्यों होती है? क्यों वो हम देखते हैं, यहाँ से जो मानसून उठता है, ग्रांड पीरियड ऑफ द मानसून यहाँ से जो उठता है, कुछ पार्ट तो यहाँ पर सबसे पहले मानसून कहाँ आता है? केरल पार्ट में आता है। केरल में लगभग कब आ जाता है? 5 जून। तो वहां से जो स्टार्ट होता है, बाकी कुछ यहाँ पर जो पहाड़ियां हैं उसमें उलझ कर रह जाता है। लेकिन जो हवाएं यहाँ से निकल रही हैं, यहाँ से निकल रही है, तो यहाँ तो कोई भी यहाँ पर उनको ब्रेक का काम नहीं कर रहे हैं, तो वो सीधी जाती हैं, सीधी हवाएं जाती हैं। और यहाँ पर जो हिमालय आया हुआ है, ये हिमालय आया हुआ है, जो अंडमान निकोबार है वो भी एक हिमालय का पार्ट है। जो बृहद हिमालय होता है वो ही आया है। ये हिमालय देख रहे हैं आप यहाँ से, तो यहाँ से टकरा के मासिन राम में बहुत ज़्यादा, चेरापूंजी मासिन राम का नाम सुना होगा, बहुत ज़्यादा बारिश होती है। मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ। वर्ल्ड में भी कहाँ होता है? वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ मैं। सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? मासिन राम। और सबसे कम अफ्रीका। अक्सर कहेंगे अफ्रीका कहाँ है? ये पड़ता है साउथ अमेरिका में पड़ता है। यहाँ दिखाते हैं आपको, जहाँ साउथ अमेरिका का मैप था, साउथ अमेरिका का मैप कहाँ था हमारा? अच्छा, ये है साउथ अमेरिका। जो अफ्रीका है, साउथ अमेरिका लगभग यहाँ पड़ता है। तो यहाँ पर एंडीज पर्वत है। एंडीज पर्वत रहने के साथ क्यों यहाँ पर कम बारिश होती है? क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं हवाएं कैसे चल रही हैं, यहाँ पर ईस्ट टू वेस्ट चल रही हैं। और जो पर्वत के पीछे पड़ जाएगा, मतलब सारी बारिश कहाँ हो जाएगी? सारी बारिश हो जाएगी एंडीज पर्वत के इस साइड। बाकी जो अफ्रीका पड़ रहा है एंडीज पर्वत के दूसरे साइड पड़ रहा है, तो यहाँ पर बहुत ही कम बारिश होती है। या फिर 4-5 साल में एक आध बार बारिश हो जाए तो हो जाती है ऐसी। तो हम आगे देखते हैं। तो ये हम लोगों ने देख लिया है, एक पश्चिमी घाट है, एक पूर्वी घाट है। अब यहाँ पर जो हवाएं चलेंगी वो किस तरह की चलेंगी? वेस्ट टू ईस्ट हवाएं चलेंगी, क्योंकि हमारा पूरा भारत कहाँ है? नॉर्थ पोल पर है। आगे देखते हैं हम। यदि आपसे कहा जाए, आपको नाम दे दिए जाए यहाँ पर 15 नेम, और जैसे गंगा नदी यहाँ से निकलती है, कहाँ जाती है? ऐसी जाती है गंगा नदी। एक गंगा नदी यहाँ पर जाती है। गंगेटिक प्लान्स भी हैं, पश्चिमी घाट प्लान्स भी हैं, पूर्वी घाट भी हैं, प्लेचू भी हैं। अब यहाँ पर देखते हैं हम, आपको लिख देते हैं, ये क्या है? हिली एरिया है। हिली एरिया के बाद ये क्या आता है? प्लेन्स आता है। यहाँ पर ये वाला एरिया प्लेन्स आता है। प्लेन्स के बाद क्या आता है? ये पूरा टोटल क्या है? प्लेचू है। प्लेचू का मतलब होता है पठार, या फिर हम लिख देंगे यहाँ पर पठार।
तो जो नाम है वो आप समझ जाएंगे कहाँ से कौन सा नाम लिया गया है। देखिए यहाँ पर जैसे कहा गया है नॉर्थ वेस्टर्न माउंटेन रीजन फर्स्ट है, तो हम सबसे पहले कहाँ जाएंगे, नॉर्थ वेस्टर्न माउंटेन। माउंटेन का मतलब हिली एरिया है। तो जो लद्दाख जम्मू कश्मीर वाला एरिया है ये क्या है, पहला यहाँ पर नाम दे दिया गया है नॉर्थ वेस्टर्न माउंटेन रीजन। दूसरा क्या है, नॉर्थ ईस्टर्न हिली रीजन, नॉर्थ ईस्टर्न। अब देखिए यहाँ पर भी हमारा हिमालय आया हुआ था, क्योंकि मैंने बताया था ना जो बृहद हिमालय होता है वो यहाँ पर भी आया हुआ है, तो ये भी हिली एरिया कहलाएगा। अब लेकिन नॉर्थ ईस्टर्न क्या लिखा हुआ है, नॉर्थ, ये नॉर्थ हो गया है, ये ईस्टर्न हो गया है। ईस्टर्न के बाद क्या लिखा हुआ है, हिल्स। हिल्स का मतलब ये भी है हिल्स, हिल्स रीजन। तो हमारा ये दूसरा पार्ट हो गया है। मैंने चलिए आगे बताता हूँ, सतलज यमुना प्लेन्स रीजन थर्ड है, सतलज यमुना प्लेन्स रीजन। अब देखिए मेन नदी होती हैं, चार नदी होती हैं जो पुराने समय से चली आई है। एक सिंधु नदी होती है, एक सतलज नदी होती है, एक काली नदी होती है, एक और नदी होती है, उसका मैं नाम स्किप कर रहा हूँ। वो कहाँ से निकलती है, पूर्वी से निकलती है। तो यही नदियां हिमालय को चार पार्ट में डिवाइड करती हैं। कितना पार्ट हो गया है, 1 2 3, एक पार्ट हो गया है 1 2 3 4। तो जो सतलज नदी है, दूसरे नंबर पर सतलज नदी पाई जाती है। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, सतलज यमुना प्लेन्स रीजन। अब ये माउंटेन तो यहाँ खत्म हो गया है, जो ये वाला पार्ट दिखाई दे रहा है आपको, 3 नंबर का पार्ट दिखाई दे रहा है यहाँ पे मैंने प्लेन वाला। यदि प्लेन वाला करते तो आप इसको वो करना, घर पे वर्क करना, होमवर्क करना आ जाएगा। तो जो सतलज नदी है उसका एरिया पड़ रहा है यहाँ पे, उसका अब यहाँ पर तो वो रहेगा नहीं, यहाँ पर क्या रहेगा, प्लेन्स रहेगा, मैदान रहेगा। आप कहेंगे सर यहाँ पर अरावली पर्वत है, तो यहाँ पर वो नहीं कहलाएगा। अरावली पर्वत यहाँ से स्टार्ट हुआ है, लेकिन उसके पहले जो पंजाब हरियाणा वाला एरिया पड़ता है वहां पर अरावली कम ही देखने को मिलता है। तो वहां पर हम सतलज यमुना प्लेन्स रीजन बोलेंगे। अब आता है 4 नंबर पर अपर गंगा प्लेन्स रीजन। अपर गंगा मैंने बताया था, गंगा कहाँ से निकल रही है, गंगा ए वाली निकल रही है यहाँ से। अपर गंगा का मतलब ए वाला, मिडिल गंगा, लोअर गंगा, ये 3 पार्ट होते हैं, अपर, मिडिल, लोअर। तो हम देखते हैं इसमें क्या नाम दिए हुए हैं, द अपर गंगा प्लेन्स रीजन। प्लेन्स का मतलब यहाँ पर मैदान ही है। मिडिल गंगा प्लेन्स रीजन, लोअर गंगा प्लेन्स रीजन। तो ये तो पूरा याद करने के लिए हमारे 3 गंगा के बेस पर उसकी पोजीशन पे दे दिए गए हैं कि गंगा कहाँ से निकली है। ये यहाँ से होती हुई बिहार से होती है पश्चिम बंगाल में, या फिर कह सकते हैं कि थोड़ा हमने कर दिया है, पश्चिम बंगाल ए है, ये तो अपना उड़ीसा है। तो जो पश्चिम बंगाल यहाँ से लग जाता है। तो जो अपर गंगा है वो हमारा अपर गंगा ए वाला हो गया है, मिडिल ए हो गया है और लोअर ए हो गया है 6 नंबर। अब हम देखते हैं साउथ ईस्टर्न प्लेटू हिल्स। अब जैसे जैसे ही हमने ईस्टर्न देखा तो हम कहाँ देखेंगे, ईस्टर्न। ईस्टर्न का मतलब ईस्ट, पूर्व। यहाँ पर भी क्या था, पूर्वी घाटी था। यहाँ पर छोटा नागपुर का पठार है, यहाँ पर क्या है, ये छोटा नागपुर का पठार है यहाँ पे। तो यहाँ पर भी माउंटेन पाए जाएंगे। तो ईस्टर्न जो हमारा इंडिया की पोजीशन है, ईस्ट डायरेक्शन है। ईस्टर्न प्लेटू का मतलब पठार, ये छोटा नागपुर का पठार है। और साउथ ईस्टर्न, साउथ में भी है, नॉर्थ तो यहाँ से ये वाला माना जाता है, नॉर्थ वाला पार्ट साउथ में भी है, ईस्ट में भी है और प्लेटू भी है। तो इसको नाम दे दिया गया है साउथ ईस्टर्न प्लेटू रीजन्स। अब हम आते हैं अरावली मालवा अपलैंड। अब देखिए नाम से ही देखिए अरावली पर्वत कहाँ था, अरावली पर्वत हमारा ये वाला था, अरावली पर्वत यहाँ से निकला है। तो 8 नंबर पर अरावली पर्वत अपलैंड्स। अपलैंड्स का मतलब होता है कह सकते हैं कि उसके नीचे वाला पार्ट, या जैसे अपलैंड बोलेंगे तो मालवा अपलैंड, मालवा ए वाला प्रदेश है, मालवा प्रदेश ए वाला है, तो मालवा के अपर वाला
अपर में क्या आ रहा है, 8 नंबर ही आ रहा है, तो हम बोलेंगे इसको अरावली। अरावली से जुड़ा हुआ है, अरावली के नीचे है लेकिन मालवा के ऊपर है, तो उसको बोला गया है अरावली मालवा अपलैंड। नेक्स्ट है हमारा द महाराष्ट्र प्लेटू रीजन्स। महाराष्ट्र हमारा ये है, ठीक है। महाराष्ट्र, अब यहाँ पर सारे में प्लेचू आएंगे आपके, ठीक है ना, जो जो यहाँ पर हैं प्लेचू में हैं, केवल कोस्टल एरिया को छोड़ के वो प्लेचू आएगा उसमें, तो इसको महाराष्ट्र प्लेचू रीजन्स बोलेंगे। ये तो क्लियर है। केवल डेक्कन इंटीरियर रीजन, दक्कन मीन्स होता है, दक्कन का पठार का नाम तो सुना होगा आपने, है ना। दक्कन का पठार कहलाता है जहाँ पर नीलगिरी पहाड़ियां वगैरह या फिर पश्चिमी पूर्वी घाट मिलता है। पश्चिमी पूर्वी घाट का मिलने का मतलब यहाँ देखिए, जो ये वाला पूर्वी घाट की जो पहाड़ियां आ रही थी, पश्चिमी घाट की पहाड़ियां आ रही थी, इसी जगह मिलनी थी, यही जगह ये क्या बन रहा था, डेक्कन प्लेचू। देखिए ये लिखा हुआ है डेक्कन प्लेचू। नेक्स्ट डेक्कन इंटीरियर रीजन, ये हमारा 10 नंबर का डेक्कनियन हो रहा है। ईस्टर्न कोस्टल रीजन, ये तो बिल्कुल इजी है। ईस्टर्न कोस्टल रीजन पूर्वी घाटी, वेस्टर्न कोस्टल रीजन ये वेस्टर्न हो गया है। गुजरात रीजन अब बच क्या गया है, ये गुजरात रीजन बच गया है। यहाँ पर देखिए ये वाला बच गया है, 13 नंबर गुजरात रीजन बच गया है। और यहाँ पर जो अरावली पर्वत के दूसरे साइड वाला पार्ट था, मतलब कि थर्ड डेजर्ट वाला, इसको ये वाला राजस्थान, वेस्टर्न राजस्थान रीजन बच गया है। देखिए इसके नाम चेंज कर दिए गए हैं, वरना कुछ नाम होते थे, ड्राई रीजन था, यहाँ पर वेस्टर्न राजस्थान का ड्राई रीजन नाम था पहले, और ये गुजरात भी अभी नया कर दिया गया है। तो मैंने सोचा है नए नामों से ही आपको पढ़ाया जाए। अब हम देखेंगे आगे। नेक्स्ट है हमारा अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड रीजन। अंडमान एंड निकोबार, अंडमान ऊपर वाला कहलाता है, निकोबार नीचे वाला कहलाता है। अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड रीजन। अब इसमें जो एक जो नए नाम है उसमें कुछ थोड़ी कमी भी है, क्योंकि उसमें हमारा क्या नहीं आया है, लक्षद्वीप नहीं आया है। लक्षद्वीप के बारे में हम सेट करेंगे, जो इसी में द्वीप वाला एक होता है, इसी में सेट कर देंगे अंडमान निकोबार द्वीप आइसलैंड, द्वीप आइसलैंड, ठीक। तो आपको याद हो जाने चाहिए, याद करिए, लेकिन सबसे पहले उसका बेसिक कंसेप्ट क्लियर करिए कि यहाँ पर जो प्लेचू बना है वो प्लेचू क्यों बना है, यहाँ पर जो हिमालय है हिमालय क्यों बना है, और यहाँ पर जो ज्यादा बारिश हो रही है, जैसे 2 नंबर पर ज्यादा बारिश हो रही है, लेकिन इसको नाम क्या दिया गया है, नॉर्थ ईस्टर्न हिली एरियाज, यहाँ पर सबसे ज्यादा मासानाम बारिश थी। और यहाँ पर जो ज्यादा ड्राई रीजन है वो ड्राई रीजन क्यों पड़ रहा है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम बताएंगे जो डेजर्ट हैं, ये भी बताएंगे अरावली के इस तरफ मानसून क्यों नहीं पहुंच पाता है, मानसून कहाँ से उठता है कहाँ जाता है, बे ऑफ बंगाल से उठता है कहाँ जाता है, वो हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे, क्योंकि ये लेक्चर थोड़ा ज्यादा टाइम हो रहा है इसमें। तो इसको देखिए, समझिए, और सबसे पहले इसको इसके साथ में कॉपी पर लिखना मत, क्योंकि इसमें मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ भी दे दूंगा, पीडीएफ होगी इसमें साथ में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिएगा और पढ़ते रहिए, समझते रहिए। यदि पसंद आया हो तो इसको देखने के साथ शेयर भी करिए, है ना, शेयर के साथ इसको, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। और कमेंट बॉक्स में अपना जो भी कमेंट है कि सर थोड़ा लेंदी हो रहा है, बेसिक में थोड़ा डीप चले गए हैं, तो बताइएगा कमेंट करके, मैं थोड़ा और अच्छा करने की कोशिश करूंगा। वैसे थोड़ा बेस नॉलेज, जो बेस नॉलेज होता है वो जरूरी होता है। अब इसमें आपके बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए हैं, कंसेप्ट क्लियर, रेखाओं के भी कंसेप्ट क्लियर हो गए हैं, नॉर्थ साउथ पोल का भी हो गया है। अब पूछेगा जो आपका होमवर्क है, आम जो गांव वगैरह रूरल एरियाज में लोग कहते हैं पूर्वाई हवा चल रही है और पछवा हवा चल रही है, तो पूर्वाई हवा और पछवा हवा, अब
पूर्वाई हवा मैंने बताया एक फेडरल का जो कंसेप्ट था, पूर्वाई हवा फेडरल का कंसेप्ट था। जो नॉर्थ पोल है वो वेस्ट टू ईस्ट चलता है, और साउथ पोल में क्या था, ईस्ट टू वेस्ट चलता है। तो होमवर्क में मैं ये दे रहा हूँ कि जो पूर्वाई हवा और पछवा हवा ये क्या है, ये आपको मैं क्लास में सुनूंगा आपसे, क्योंकि ये ऑनलाइन तो आप लोग बता नहीं पाएंगे, है ना, क्योंकि कमेंट में लाइव में तो मैं करता नहीं हूँ। तो चलिए हमारा लेक्चर यहीं पर इसको एंड करते हैं, और पढ़ते रहिए। जो भी आप रिकमेंड करेंगे उस पर भी हम टॉपिक को वीडियो बनाएंगे। ओके, थैंक यू।